भारत पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों हमलावर आए, जिन्होंने यहां पर आकर लूटपाट मचाई और फिर या तो बहुत सारी संपत्ति को लूट कर चले गए, शहरों को तबाह कर दिया, या फिर वो यहीं के होकर रह गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमने कई किस्से सुने हैं, लेकिन उनसे भी कई साल पहले एक ऐसा हमला भारत पर हुआ जिसने भारत के कई शहरों को बर्बाद करके रख दिया। ये वो आक्रमणकारी थे जिनके आने की खबर घोड़ों की टाप से नहीं बल्कि गिद्धों और कौओं के आसमान में होने से मिलती थी। ये गिद्ध और कौवे सेना के आगे उड़ते थे ताकि वो उनके हाथों मारे गए लोगों की लाशें खा सकें। ये भारत के लिए सबसे मुश्किल दौर था जब गुप्त साम्राज्य के वेस्टर्न हिस्से की सिक्योरिटी टूट गई। इन लोगों ने फिर भारत के शहरों को तबाह कर दिया और मासूम लोगों का नरसंहार कर दिया। आगे चलकर इन्हीं आक्रमणकारियों की वजह से गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया। यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि हूण थे। दूसरी से छठी शताब्दी के बीच हूणों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हूणों ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स और कल्चर पर बहुत असर डाला। आज के इस वीडियो में आपको हूणों के इसी हमले के बारे में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हूण वो कबीले थे जो आज के सेंट्रल एशिया के लंबे चौड़े मैदानों में रहते थे। ये खानाबदोश कबीले थे, खाने की तलाश में भटकते रहते थे। इतिहासकारों की माने तो इन कबीलों का ओरिजिन नॉर्दर्न चाइना में मौजूद मंगोलिया के लोगों से जुड़ता है। आगे चलकर ये मंगोल से निकले और दो कबीलों में बट गए। चौथी शताब्दी के आखिर तक इनका एक कबीला वोल्गा नदी की तरफ चला गया और दूसरा कबीला ऑक्सस नदी घाटी यानी अमू दरिया के किनारे जाकर बस गया। हूणों का जो कबीला ऑक्सस घाटी की ओर गया था, उसने धीरे धीरे फारस यानी कि आज के ईरान में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से आज के गुर्जर जाति जो है वो हूणों के ही वंशज है। हालांकि इस बात के सबूत बहुत कम है, लेकिन ऐसा क्लेम किया जाता है। हूणों के दो दल थे। जो दल यूरोप की तरफ बढ़ा उसे काले हूण कहा गया, और ईरान और भारत की तरफ आने वाले दल को श्वेत हूण कहा गया। चीनी इन्हें बर्बर कहते थे क्योंकि ये जंगलों में रहते थे। साल 455 ईस्वी में हूणों की सफेद ब्रांच ने साइबेरिया से होते हुए भारत के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर यानी गांधार पहुंच गए और वहां से हिंदू कुश को पार करके ये लोग उत्तर भारत में घुस गए। हूणों ने गांधार और नॉर्दर्न इंडिया के 5 स्टेट्स पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हूणों ने गुप्त साम्राज्य में जमकर लूटमार की। उस समय हालांकि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। इसके बाद लगभग 30 से 40 सालों तक गुप्त साम्राज्य हूणों के आतंक से बचा रहा, लेकिन हूणों ने ईरान को नहीं छोड़ा। वो लगातार इस जगह को लूटते रहे। फिर जब स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ा तो हूण फिर से भारत में घुस आए। 500 ईस्वी में हूण राजा हुआ तोरमाड़। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। तोरमाड़ दूसरे हूणों की तरह नहीं था दोस्तों। उसने भारत को लूटने की बजाय यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची। उसे लगा कि भारत उनके लिए एक परमानेंट जगह बन सकता है जहां पर वो रह सकते हैं। इसीलिए उसने पंजाब के रास्ते गुप्त साम्राज्य पर हमला किया और कमजोर गुप्त राजाओं से गंगा जमुना दोआब को कौशांबी तक जीत लिया। साल 510 ईस्वी में उसने मालवा के कुछ हिस्सों को जीता, जो कि गुजरात के आसपास पड़ता है। तोरमाड़ बहुत ताकतवर राजा था। उसने पूरी गंगा घाटी को जीतकर अपने कब्जे में किया था। मध्य प्रदेश के विदिशा में मिले एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि तोरमाड़ को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। अब दोस्तों, तोरमाड़ की मौत के बाद उसकी सत्ता को जिसने संभाला वो हूणों का सबसे ताकतवर और तैमूर लंग की तरह बहुत क्रूर राजा था। इस राजा का नाम था मिहिरकुल। साल 512 ईस्वी में उसने गद्दी संभाली। उसकी क्रूरता के कारण ही उसे भारत का अत्तिला कहा जाता है। मिहिरकुल ने पंजाब के सियालकोट को राजधानी बनाया और वहीं से अपना राजपाट चलाना शुरू किया। कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने राजतरंगिणी में मिहिरकुल के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि उसने अपने मनोरंजन के लिए 100 हाथियों को चट्टान से ढकेलने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे हाथियों की चीखें सुनकर आनंद आता था। इसने अपने शासनकाल में बहुत हिंसा की। हालांकि ग्वालियर में मिले इंस्क्रिप्शन के अनुसार मिहिरकुल ने खुद को शिव भक्त कहा है। उसने अपने शासनकाल में सैकड़ों शिव मंदिर बनवाए।
कल्हड़ की रचना ये भी कहती है कि मिहिर कुल ने कश्मीर में श्रीनगर के पास मिहिरेश्वर नाम का एक भव्य शिव मंदिर बनवाया और कश्मीर में ही मिहिरपुर नाम से एक नगर भी उसने बसाया था। मिहिर कुल के सिक्कों को देखें तो उसके सिक्कों पर जयतु वृक्ष लिखा पाया गया है, जिसका मतलब होता है जय नंदी। अब इससे तो साफ होता है दोस्तों कि मिहिर कुल शैव धर्म का कट्टर समर्थक रहा होगा। चीनी यात्री वेनसांग के हिसाब से मिहिर कुल बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा एंटी था। वेनसांग बताते हैं कि मिहिर कुल बौद्ध धर्म को जानने का इच्छुक था, इसलिए उसने बौद्ध गुरु से उसके दरबार आने का निमंत्रण भेजा। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने उसकी क्रूरता से घबराकर उसके पास बौद्ध गुरु को नहीं भेजा, बल्कि अपने एक सेवक को गुरु बनाकर भेज दिया। मिहिर कुल इस अपमान को बर्दाश्त कर नहीं पाया और वो बौद्धों का दुश्मन बन गया। उसने नॉर्थ इंडिया के कई बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और न जाने कितने ही बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। उसने उत्तर भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। मिहिर कुल ने अपने शासन काल में मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिम में गांधार, सिंधु घाटी का एरिया, ग्वालियर, मालवा, कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ इंडिया के कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसने मगध के गुप्त साम्राज्य पर कई बार हमला किया और उनके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। उस समय गुप्त शासक नरसिंह गुप्त मगध की गद्दी पर थे। अब मिहिर कुल जहां पर भी कब्जा करता था वहां से नजराना लेता था नरसिंह गुप्त से। लेकिन कुछ समय बाद जब नरसिंह गुप्त की स्थिति मजबूत हो गई, जब उनकी आर्मी स्ट्रांग हो गई, तो उन्होंने मिहिर कुल को नजराना देने से मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई। नरसिंह गुप्त मिहिर कुल को अपना घोर दुश्मन मानता था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म का बहुत नुकसान किया था और नरसिंह गुप्त बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। मिहिर कुल ने 528 ईस्वी में गुप्तों की मगध शाखा पर फिर से हमला किया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में मिहिर कुल को हार मिली, उसे मुंह की खानी पड़ी। इधर मिहिर कुल के क्षेत्र मालवा में यशोवर्मन ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। फिर 530 ईस्वी में यशोवर्मन और मिहिर कुल के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें मिहिर कुल की हार हो गई। ये दूसरी बड़ी हार थी मिहिर कुल की। यशोवर्मन ने फिर मालवा से हुड़ों को भगा दिया। इसके बाद मिहिर कुल के जैसे बुरे दिन शुरू हो गए। उसने भागकर कश्मीर में शरण दी। कश्मीर में मिहिर कुल ने कश्मीर के राजा की हत्या कर दी और खुद कश्मीर का शासक बन गया, यानी यहाँ पर भी उसने क्रूरता नहीं छोड़ी थी। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर और वहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है, लेकिन मिहिर कुल फिर भी ज़्यादा दिनों तक कश्मीर पर शासन नहीं कर पाया। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ लिखते हैं कि मिहिर कुल बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो गया और उसने स्वयं को फिर आग में भस्म कर लिया। इस तरह से मिहिर कुल की मौत हो गई। मिहिर कुल के बाद हूण्स एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। प्रवर सेन मिहिर कुल का छोटा भाई था और उसका उत्तराधिकारी बना। प्रवर सेन ने कश्मीर में शासन किया और प्रवर सेनापुरा नाम का एक शहर भी बसाया, जिसे कहा जाता है कि श्रीनगर आज का जो शहर है वो वही शहर था। प्रवर सेन के बाद अगर देखा जाए तो हुड़ों का आखिरी राजा खिंगा था, जिसका उल्लेख काबुल में मिली गणेश की मूर्ति के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। हुड़ों का शासनकाल 670 ईस्वी में समाप्त हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। हुड़ों ने भारतीय समाज में खुद को ढाल लिया था। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में वो रच बस गए थे, जैसे कि उनसे पहले आए दूसरे आक्रमणकारी और शासक रच बस गए थे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हुड़ों का अटैक भारत के इतिहास का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसने इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित किया। हुड़ों के इन अटैक्स ने भारतीय शासकों को एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए भी प्रेरित किया और भारतीय समाज ने एक बार फिर से अपनी सहनशीलता और सांस्कृतिक समावेश का परिचय दिया। हुड़ों की कहानी भारत की उस क्षमता का प्रतीक है जिसने हमेशा से ही बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए अपने आप को समृद्ध किया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हुड़ डायनेस्टी की और उनके अटैक्स की इंडिया पर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।